मुझे गाड़ी की चाबी लाकर दो, मुझे बहुत जरूरी काम के सिलसिले में जाना है। उसने नौकर को इशारा किया तो वो कमरे में जाने की बजाय खामोशी से अपने मालिक के चेहरे को देखने लगा। चेहरे पर डर और परेशानी के हाव भाव साफ नजर आ रहे थे। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खोए हुए हो? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, जाओ जाकर मेरी गाड़ी की चाबियां लेकर आओ, मुझे कहीं जाना है। उसने हैरत से नौकर के परेशान चेहरे को देखा। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। उसके हर हुक्म को हवेली का एक एक नौकर पलक झपकते पूरा करता था, लेकिन आज आज रामू उसके हुक्म की अवहेलना करते हुए चुपचाप खड़ा था। दक्ष आर्य ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो जल्दी से होश की दुनिया में आया और चोर नजरों से अपनी छोटी मालकिन को देखने लगा, जो सिर्फ 17 साल की थी, मगर उसने पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाकर रखा था। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ साथ नौकर भी उससे काफी डरते थे। दक्ष आर्या ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो देखा वहां अनिका खड़ी थी। दक्ष की नजरें जैसे ही अनिका पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी पलकों को झुका लिया और चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत ओढ़ ली। निचला होंठ बाहर को निकालते हुए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। इस वक्त वाकई वो एक मासूम सी गुड़िया लग रही थी, इतनी मासूम कि कोई जोर से बोल दे तो उस मासूम सी गुड़िया में दरार आ जाए। लेकिन ये तो दक्ष ही जानता था कि ऊपर से मासूम सी गुड़िया दिखने वाली अनिका अंदर से पूरी आफत की पुड़िया थी। अब क्या किया तुम लोगों ने? दक्ष आर्या ने अपने सीने पर हाथ बांधे और दोनों के चेहरे को गौर से देखने लगा, जैसे अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। बेचारे नौकर का हाल तो बहुत बुरा हो गया था। उसका पूरा वजूद डर से कांपने लगा था, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा था। दक्ष की गाड़ी को कोई हाथ भी लगाए तो वो तूफान खड़ा कर देता था, और यहाँ पर तो आगे सोचने की बेचारे रामू में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वो बाहर रखा ही इसलिए गया था कि गाड़ियों की देखभाल कर सके। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो उसे मिस्त्री के पास ले जाए। अनिका तो दक्ष के हाव भाव देखते हुए अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कमरे में भाग गई। अब वहां केवल वही दोनों बचे थे। रामू, अब कुछ बोलोगे या फिर मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा? इस बार दक्ष का अंदाज थोड़ा सख्त हुआ था और रामू ने जल्दी से दक्ष के सामने हाथ जोड़ दिए। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। ये कहकर वो फिर से खामोश हुआ था। आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दक्ष ने उसे आगे बोलने के लिए उकसाया। मालिक, छोटी मालकिन ने गाड़ी कहीं ठोक दी है। गाड़ी की हालत बहुत खराब है। मैंने उसे मिस्त्री के पास भिजवा दिया है। ये सुनकर तो जैसे उसके सिर पर आसमान आकर गिरा था। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? अरे, वो गाड़ी 2 दिन पहले ही मैंने शोरूम से निकाली थी। बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। और तुम्हारी छोटी मालकिन को वो गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दे दी? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उसे इन चीजों से दूर रखा करो। अरे, उसे तो ढंग से ड्राइविंग भी नहीं आती। तुम भी राजू हमेशा गलती कर जाते हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? चलो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो बुरी तरह नाराज हो गया था। लगभग 2 दिन पहले ही उसने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिसमें वो अपनी डील फाइनल करने में सफल रहा था, और बदले में उसे एडवांस में 6 करोड़ रुपये मिले थे, जिसमें से 5 करोड़ की उसने नई गाड़ी खरीदी थी। लेकिन वो गाड़ी मैडम जी ने एक ही दिन में कहीं ले जाकर ठोक दी थी। जब उसने गाड़ी की हालत देखी तो उसे चक्कर आने लगे। अपने चकराते सर को संभालते हुए वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया और फौरन ही उसके मन में अनिका का ख्याल आया। कहीं उस बेवकूफ नासमझ लड़की को तो कोई चोट नहीं लगी? जब गाड़ी की हालत इतनी खराब है तो यकीनन अनिका को भी चोट जरूर लगी होगी, जो उसने मुझसे छुपा ली है। वो फौरन गाड़ी को भगाता हुआ दोबारा हवेली लाया था। मिस्त्री को उसने कह दिया था कि गाड़ी को ध्यान से ठीक करे। वो तेज तेज कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की मुस्कान थी। गुलाबी होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। शायद वो कोई गाना गुनगुना रही थी और बहुत ही सावधानी से नेल पॉलिश भी लगा रही थी। उसे मस्त अंदाज में देखकर दक्ष वहीं दरवाजे पर ही रुक गया था। कितने ही पल वो उसके मासूम से चेहरे को देखता रहा। चेहरे पर वही बेफिक्री और हमेशा की तरह की खूबसूरती। अभी वो सिर्फ 17 साल की थी। नई नई जवानी ने खूब रंग रूप बिखराया था उस पर। उसके तीखे नए नक्श उसे सबसे अलग बनाते थे। छोटी सी सुतवा नाक, खिलता सफेद रंग, हल्के गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, और उन काली आंखों के ऊपर बड़ी बड़ी काली पलकों की झालर। वो सादगी में भी कयामत ढाती थी।
इस वक्त वो दुपट्टे से बेखबर बड़े मगन अंदाज में अपने पैरों पर झुकी नेल पॉलिश लगा रही थी। आगे झुकने की वजह से उसके डीप गले से दक्ष की नजरें एक पल के लिए अटक गई थीं। अगले ही पल थूक निगलते हुए उसने अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाई थीं। वो किसी भी कमजोर पल का शिकार होकर उसकी खूबसूरती में कैद होना नहीं चाहता था। भले से वो उसकी बीवी थी, वो उस पर अपना हक रखता था, लेकिन उसे ये भी पता था अभी वो बहुत छोटी है, सिर्फ 17 साल की। उसके साथ कुछ भी गलत कर बैठा तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, लेकिन वो तो इतनी मगन थी कि उसकी तरफ देखा ही नहीं। दक्ष के लबों पर अब एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो ऐसी ही थी, लापरवाह सी, बेफिक्र सी। वो लड़की किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे, मगर इन 2 सालों में उसके करीब जाना तो दूर की बात, दक्ष आर्या ने अपनी पत्नी को कभी गौर से भी नहीं देखा था। और यही बात अब अनिका को चुभने लगी थी। वो उसे जताना चाहती थी कि अब वो कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि समझदार हो चुकी है और सब कुछ अच्छे से समझती है। तुम ठीक तो हो? वो तेजी से चलते हुए उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चिंतित लहजे में पूछा। उसके स्पर्श को महसूस करते हुए एक सिहरन की लहर अनिका के पूरे वजूद में दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जबकि उसके गाल भी शर्म से गुलाबी हो गए थे। और आजकल तो वो कुछ ज्यादा ही शर्माने लगी थी, क्योंकि अब वो अपने पति की नजदीकियां चाहती थी। चढ़ती जवानी के जज्बात उसे तंग करने लगे थे और वो दक्ष के चौड़े सीने से लिपटकर अपने जज्बातों को सुकून देना चाहती थी। लेकिन दक्ष उसे हमेशा दूरी बनाए रखता और ये बात अनिका को चिढ़ने के लिए मजबूर कर देती थी। वो कैसे दक्ष को बताती कि उसका मन दक्ष आर्या की महक को महसूस करने के लिए मचलने लगा था। मैं ठीक हूँ, उसने कांपते हुए स्वर में कहा और हकलाते हुए जवाब दिया। मगर दक्ष ने उसके लहजे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दक्ष ने उसे बाजू से पकड़कर उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया और उसे इधर उधर से चेक करने लगा। यकीनन तुम्हें चोट लगी है, लेकिन तुम मुझे बता नहीं रही। वो उसके बाजुओं को छूकर देख रहा था और अब उसके हाथ उसकी कमर पर गए थे। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसका हर स्पर्श अनिका की धड़कनों में एक नया शोर पैदा कर रहा था और इस बात से बेखबर दक्ष उसके वजूद को टटोल कर उसकी चोट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दक्ष, चोट तो कहीं और लगी है, तुम अभी तक सही जगह पर नहीं पहुंच पाए हो। और दक्ष घबराकर खड़ा हुआ था। कहाँ लगी है चोट? दिखाओ मुझे। यहाँ लगी है मुझे चोट। उसने अपने दिल पर उंगली रखी थी। छूकर महसूस करो मेरी चोट को, कितना दुखता है मुझे। और आपको इस बात का एहसास नहीं? तुम पागल हो, एकदम पागल। वो उसकी बात का मतलब फौरन समझ गया था और एक झटके से उससे दूर हुआ था। पागल हूँ दक्ष, आपके प्यार में पागल हूँ। मेरी इन धड़कनों को महसूस करो जो अब दिन रात तुम्हारे नाम पर धड़कने लगी हैं। लेकिन तुम तो मुझसे यूं दूर भागते हो जैसे मैं कोई अछूत हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या मैं बहुत बुरी हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? वो आंखों में आंसू लिए दर्द भरे अंदाज में सवाल कर रही थी और दक्ष को उसकी आंखों में आंसू पसंद नहीं थे। आगे बढ़ते हुए उसने अनिका की आंखों के आंसू साफ कर दिए। तुम बहुत खूबसूरत हो अनिका, इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर किसी के भी होश गुम हो जाए। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? उसने सिसकते हुए कहा। मेरी मजबूरी है अनिका, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अभी तुम बहुत छोटी हो, इस रिश्ते की नाजुकता की तुम्हें समझ नहीं है। नहीं हूँ मैं छोटी, बहुत बड़ी हो गई हूँ। बताइए कहाँ से छोटी हूँ मैं? वो तनकर दक्ष के सामने खड़ी हुई थी। बिना दुपट्टे के वो अपनी जवानी के रंग बिखेर रही थी और दक्ष की धड़कनें एक पल के लिए तेज हुई थी। उसने जल्दी से उसके ऊपर से नजरें हटाईं। देखा, नहीं हूं ना मैं आपको पसंद, इसलिए आप मुझसे नजरें चुराते हैं, मुझे जी भरकर देखते भी नहीं। मासूम से 17 साल की अनिका को दक्ष की आंखों के जज्बात समझ नहीं आते थे। उसे बस अपना इग्नोर करना बुरा लगता था। उसने उसके गालों के नीचे हाथ रखते हुए कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और ऐसे दूर करूंगा कि तुम खुद मेरी शिद्दतों से पनाह मांगोगी। वो अपनी आंखों में मदहोशी के रंग लिए उसे देख रहा था। लेकिन बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। फिलहाल तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो। अगर मैं तुम्हें किसी चीज से मना करता हूँ तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज में प्रयोग करने लगो। ये जीवन प्रयोगों की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता, ये बहुत ही अनमोल है। वो उसे और भी कई बातें समझा रहा था,
लेकिन उसका ध्यान तो बस उसके हाथ पर अटका हुआ था जो इस वक्त अनिका के गालों को छू रहा था। जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसे बुरा लगा। वो वहां से जाने ही वाला था कि अनिका ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सामान्य अंदाज में बात कर रहा था, क्योंकि उसे अनिका पर गुस्सा तो था कि उसने उसके बिना अनुमति के गाड़ी को हाथ लगाया, तो लगाया कैसे? बात गाड़ी की नहीं थी। अगर अनिका को कुछ हो जाता तो दक्ष दादी को क्या जवाब देता? दादी ने उससे एक वादा लिया था। जितनी बड़ी गलती अनिका ने की थी उसका बस चलता तो वो उसे घर से बाहर निकाल देता। केवल दादी की वजह से ही वो उसका ख्याल रखता था और उसकी इज्जत करता था। हाँ, मैं ठीक हूँ, ये कहकर अनिका ने झटके से उसका बाजू छोड़ा। मुझे तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही, अगर कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, उसने धीरे से कहा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं समझा नहीं। वो वाकई कुछ भी नहीं समझ पाया था, या फिर शायद वो जानबूझकर अनजान बन गया था। कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बात कर रही थी, आप जाइए, आपको ऑफिस से देर हो रही होगी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली गई, जबकि वो भी कंधे उचकाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। ऑफिस में बैठे उसे अभी 2 घंटे ही हुए थे कि एक बार फिर से घर से कॉल आने लगी, और ये कॉल उसके सबसे खास नौकर की थी, जिसे उसने अनिका की सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। साहब जी, छोटी मालकिन का कुछ पता नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिल रही, न जाने कहाँ चली गई हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि उस पर नजर रखना, और उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति किसने दे दी? और तुम हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है? कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सिर बुरी तरह से झनझना उठा था। वो जितना उस लड़की को समझाता था वो उतना ही उसके सिर पर चढ़कर नाचती थी। ओह गॉड, मुझे हिम्मत देना, नहीं तो इस बार ये लड़की मेरे हाथों मारी जाएगी। वो मन ही मन उस पर गुस्सा हो रहा था, उसे कोस रहा था। साथ ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया और उसकी लोकेशन डिटेक्ट करने लगा। दरअसल उसने अनिका के मोबाइल में एक छोटी सी डिवाइस कनेक्ट की हुई थी, जिससे वो ये जान सकता था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। मगर ये क्या, उसका मोबाइल तो घर पर ही पड़ा हुआ था। उस दिन मौसम भी बहुत खराब था, तेज हवाएं चल रही थीं और आंधी तूफान आने का अंदेशा था। वहीं वो लड़की गाड़ी लेकर बाहर निकल चुकी थी। एक गाड़ी को तो वो बर्बाद ही कर चुकी थी और अब लग रहा था कि दूसरी भी उसके हाथों से निकल जाएगी। उसने अपनी नादान और बेवकूफ सी पत्नी के सभी दोस्तों को कॉल कर ली थी, मगर सभी ने ही अनजान होने का नाटक किया। फिर वो हवेली के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढने के लिए निकल गया था, और लगभग 4 घंटों की मेहनत के बाद वो उसे एक चाय के होटल में बैठी मिली। वो बहुत ही सुकून से चाय पी रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसके सामने वाली टेबल पर बैठे हुए कुछ आवारा लड़के उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, और ये सब देखकर दक्ष आर्या का खून खौल उठा था। वो गुस्से से लपकता हुआ वहां पहुंचा और एक लड़के का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। वो मानसिक रूप से तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। ये देखकर बाकी लड़के भी चौंक गए थे। इस अजनबी ने बिना कुछ कहे सुने उसके दोस्त पर हाथ उठा दिया था। आखिर क्यों? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दोस्त पर हाथ उठाए? दूसरे लड़के ने कहा और खड़ा हुआ, लेकिन दक्ष ने उसका हाथ भी पकड़ लिया और उसे भी अच्छे से धुन कर रख दिया। थोड़ी ही देर में वो वहां बैठे सभी लड़कों को सबक सिखा चुका था। अनिका, जो सिर्फ एक रोमांच के लिए घर से निकली थी, उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि दक्ष आर्या उसे ढूंढता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा। अब की बार वो अपनी पत्नी के पास आया और जोर से टेबल पर हाथ मारा। मैंने तुम्हें क्या समझाया था अनिका? जब तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें अपने पिछले सारे तौर तरीके छोड़ने होंगे, अपनी सारी आदतों को कुर्बान करना होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, इतनी कि उन्हें यह भी परवाह नहीं होती थी कि उनकी बेटी कहाँ है और कहाँ समय बिता रही है। मगर माफ करना, मैं तुम्हें इतनी आजादी नहीं दे सकता। तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो, और जब तक मेरी जिंदगी में रहोगी तब तक मेरा फर्ज है कि तुम्हारी रक्षा करूं। अब तुम खुद चल रही हो या फिर मैं तुम्हें खींचते हुए ले जाऊं? आखिरी बात उसने दांत भींचते हुए कही थी, तो वो तुरंत उठी और भागती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। दक्ष आर्या ने एक नजर उसकी लाई हुई गाड़ी पर डाली थी। भगवान का शुक्र था कि गाड़ी की हालत बिल्कुल ठीक थी। तुम रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही थी, और पिछले 4 घंटे से कहाँ घूमती रही हो? मुझे सच सच बताओ। मैं सागर और बाकी लोगों के साथ खाना खाने आई थी। ये वही है ना जो तुम्हारे कॉलेज के दोस्त थे?
ये सुनकर उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपने सारे मेल फ्रेंड्स से सारे रिश्ते तोड़ दोगी, तो फिर ये सब क्या है? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, या तुम्हें लगता है मुझे उल्लू बनाना बहुत आसान है? वो गुस्से से दहाड़ा। आपने मुझे कहा था कि मैं अपने कजिन्स के साथ घूम सकती हूँ, और आप जानते हैं कि सागर मेरा बहुत अच्छा कजिन है और उसके साथ मेरा दोस्त भी। वो धीमे स्वर में बोली थी। तुम्हारा जो कजिन, वो कैसा कजिन है मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी माँ की सहेली का बेटा, यही ना? तुम उसकी माँ को मौसी कहती हो तो वो तुम्हारा कजिन हो गया। वेरी फनी। कान खोलकर सुन लो, वो मेरे सीने पर एक बोझ की तरह है। वो गुस्से से चीख पड़ा। अनिका आंखें फाड़े दक्ष के इस गुस्से भरे स्वरूप को देखती रही। वो उस पर गुस्सा कर रहा था और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिल में एक मीठी सी लहर उठी थी। वो उस पर अपना हक जता रहा था और ये अनिका को अच्छा लगा था। और यही सोचते हुए इस गंभीर स्थिति में भी उसे हंसी आ गई थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसकी हंसी दक्ष आर्या के गुस्से को और भी हवा दे गई थी। दक्ष ने झटके से गाड़ी रोकी। क्या हुआ, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने मासूमियत से अपने पति के चेहरे की ओर देखा, जो उससे लगभग 10 साल बड़ा था। गाड़ी से नीचे उतरो। क्या मतलब? गाड़ी से उतर जाऊं? लेकिन बाहर कितना अंधेरा है, इस वक्त तो बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। मैं तो बाहर नहीं जा रही। उसने अपने बाजू लपेटे और सीट के सहारे टिक कर बैठ गई। मैं तुमसे सलाह नहीं ले रहा, बल्कि मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि अभी और इसी वक्त गाड़ी से नीचे उतरो। और मैं तुम पर गुस्सा कर रहा हूं और तुम्हें मेरे गुस्से की परवाह नहीं, उल्टा तुम मुझ पर हंस रही हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं और उसका शरीर डर से कांपने लगा। अगर तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम खुद गाड़ी से उतर रही हो या मैं तुम्हें धक्का देकर उतारूं? चिंता मत करो, हवेली यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है। अगर तुम पैदल आओगी तो मुश्किल से 25 मिनट लगेंगे। शर्त यह है कि रास्ते में किसी जंगली जानवर से सामना न हो जाए, वरना फिर सिर्फ तुम्हारी हड्डियां ही मिलेंगी। वो उसे डरा रहा था और साथ ही गाड़ी से उतरने को कह रहा था। मैं दादी से जाकर आपकी शिकायत करूंगी, उसने मासूमियत से धमकी दी, और मैं साफ मुकर जाऊंगा। वैसे भी दादी भी तुम्हारी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी हैं। वो तो भगवान का धन्यवाद करेंगी कि तुम जैसी लड़की से उनका पीछा छूटा। आप बहुत बुरे हैं, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो एकदम रो देने को हुई थी। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है। ये कहकर वो खुद ही गाड़ी से नीचे उतरा और उसकी साइड का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से सड़क पर खींचकर उतार दिया। उसके घुटने जमीन से टकराने की वजह से जख्मी हो गए थे और वो दर्द से करहा उठी। उसकी चीख की आवाज सुनकर एक पल के लिए दक्ष का दिल कांप गया, मगर अगले ही पल उसने खुद को फिर से पत्थर बना लिया। वो उसे यहाँ छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। जैसे जैसे गाड़ी की लाइट्स अनिका से दूर होती जा रही थी, वैसे वैसे उसे ऐसा लग रहा था कि वो मौत के करीब जा रही है। उसके जाने के बाद अनिका ने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए, मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर चुकी थी। पैर फिसलने की वजह से वो नीचे जंगल की ओर लुढ़कती चली गई। दक्ष अभी सिर्फ 3 मिनट की ड्राइविंग पर ही आगे गया था कि अचानक उसका दिल घबराने लगा और अनिका का डरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो बच्चों जैसी हरकत कर रहा हूँ। रात के इस पहर एक जवान लड़की जो मेरी पत्नी भी है, उसे सड़क के बीचों बीच छोड़ देना क्या किसी मर्द को शोभा देता है? कहीं ऐसा ना हो उसे कोई गलत इंसान मिल जाए। यही सोचकर उसने तुरंत अपनी गाड़ी रिवर्स की थी, मगर जब वो वहां पहुंचा तो दूर दूर तक अनिका का नामो निशान नहीं था। जंगल में सियारों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जीवन में पहली बार दक्ष डर गया था, और वो भी छोटी सी लड़की के खो जाने पर। वो ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन अनिका तो होश और चेतना से कोसों दूर जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं वो मासूम नादान कहाँ चली गई है। वो लगभग पूरे 3 घंटे तक उसे ढूंढता रहा और इन 3 घंटों में उसकी सांसें सूख चुकी थीं। उसने अपने एक पुलिस अधिकारी दोस्त को भी कॉल कर लिया था और अब वहां पुलिस भी उसकी मदद के लिए मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई थी। सर जी, यहाँ पर एक लड़की बेहोश पड़ी है, देखिए कहीं यही तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं।
ये सुनकर दक्ष वहां भागता हुआ गया और जब सामने पड़ी हुई बेहोश अनिका को देखा तो उसके दिल को राहत मिली थी। मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसका दिल खुशी से भर गया था और वो खुद भी उस खुशी को समेट नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अनिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे अस्पताल लेकर भागा। वो डर और सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। जब अनिका को होश आया तो उसने देखा दक्ष उसके बहुत करीब बैठा है। दक्ष ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और अपना सिर उसके हाथों के पास झुकाया हुआ था। अनिका के दिल में गहराई से इच्छा जागी कि वो उसके बालों में उंगलियां फिराए और उसके स्पर्श को महसूस करे, मगर इससे पहले कि वो अपनी इच्छा पूरी करती, दक्ष ने अपना सर ऊपर उठा लिया। उसकी आंखें नींद की कमी की वजह से लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मगर जैसे उसने अनिका को होश में देखा उसकी बेचैनी खत्म हो गई और आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। चेहरा एकदम से खिल उठा था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम होश में आ गई। उसने अपने ईश्वर का धन्यवाद किया और फिर सीधा मंदिर चला गया। वो अब भी अनिका को एक छोटी बच्ची ही समझता था और उसी कारण वो उसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, जबकि अनिका को ये सब पसंद नहीं था। वो उसके साथ एक सच्चा वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहती थी, एक वैवाहिक संबंध चाहती थी, मगर अपने मुंह से ये कहने में भी उसे शर्म आती थी। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें करती थी जिससे वो दक्ष की नजरों में बनी रहे और वो उसकी ओर आकर्षित हो। इसीलिए इन दिनों वो अपने पति को अपने पीछे लगाए हुए थी, लेकिन वो भूल गई थी कि ऐसी हरकतों से वो सिर्फ अपने पति को परेशान कर सकती है और कुछ नहीं। जब वो दोबारा कमरे में लौटा तो उसने अनिका की आंखों में एक अलग ही चमक देखी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे एक संकेत दे रही थी। दक्ष उसे अच्छे से समझ चुका था, मगर उसकी सेहत और उसकी स्थिति को देखकर वो खामोश था। ये बात तो उसे भी पता थी कि अनिका चाहती है कि वो उसे अपनाए और उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता बने, लेकिन वो डरता था कि कहीं वो उस मासूम सी जान पर ज्यादती न कर बैठे। वो उसके 20 साल के पूरे होने का इंतजार कर रहा था और चाहता था कि इस दौरान अनिका भी धैर्य रखे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब वो उसके पास गया तो अनिका ने मुंह फेर लिया और बिस्तर की साइड की ओर बैठ गई। मैं आपसे नाराज हूँ, मुझसे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो जाओ और मैं तुम्हें 100 बार मनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए इन दवाइयों से नाराज मत होना। अगर ये दवाइयाँ नहीं खाओगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। मुझे जल्दी ठीक होने का कोई शौक भी नहीं है, क्योंकि जल्दी ठीक होकर भी मुझे आपका ही हुक्म मानना है और आपकी दी हुई सजाएं सहनी होंगी। मुंह फुलाकर शिकवा करते हुए इस वक्त वो सीधा दक्ष के दिल में उतरती जा रही थी और दक्ष के लबों पर एक शरारती मुस्कान आई थी। मेरा इतना ख्याल रखना, तुम मेरी सजा कह रही हो, तुम ना समझो। सजा तो वो होगी जो तुम मुझसे चाहती हो। नाजुक सी जान है तुम्हारी, मुझे सह नहीं पाओगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर शरारत से बोला था और अनिका का दिल जोरों से धड़क उठा था। पूरे 17 साल और पूरे 10 महीने की हो चुकी हूँ, अगले 2 महीने में 18 की हो जाऊंगी और आप अभी तक मुझे छोटा ही समझते हैं। इस बार दक्ष खिलखिलाकर हंस पड़ा था। 17 की तो ऐसे कह रही हो जैसे 27 की हो गई हो। सारे बेकार के ख्याल दिमाग से निकाल दो और पूरे 3 साल और इंतजार करो। अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाओ, बेकार की बातें इस खाली दिमाग में मत भरो। मुझे इल्जाम देने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहा मैडम साहिबा, बल्कि 2 साल से आप मुझे तिगनी का नाच नचा रही हैं। कभी मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की? उसने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर मोड़ा तो वो मासूमियत से सर नामे हिलाने लगी। अगर आज मैंने तुम्हें उस जगह छोड़ा था तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या फिर मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। इसका सीधा मतलब है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। तुम्हें थोड़ी सी सजा देकर तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि आगे से कोई भी गलत हरकत नहीं करोगी। ये तुम्हारे हित में सही नहीं है। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है अनिका। अगर फिक्र करते हैं तो दिखाते क्यों नहीं हैं? आप हर बार यही कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी आपका प्यार दिखाई नहीं देता। वो गुस्से से मुंह फुलाते हुए बोली तो कितनी ही देर तक उसके मासूम हुस्न को देखता रहा। बेख्याली में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया था। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई नहीं देता? अनिका ने धीरे से सर हाँ में हिला दिया और फिर धीरे से बोली, लेकिन आंखों में प्यार दिखने का क्या फायदा? मुझे तो आपकी संगत चाहिए। मेरा दिल मचलता है आपके करीब आने को, लेकिन आप मेरे करीब नहीं आते।
मेरा दिल करता है मैं आपके कंधे पर सर रखकर लेटूं और आप मेरे सर को हल्के से थपकते हुए दुनिया जहान की बातें करें और यूं ही आपकी बातें सुनते सुनते मैं आपकी बाहों में सो जाऊं। कभी दिल उदास होता है तो मेरा जी चाहता है आपके सीने से लगकर सारे गमों को हल्का कर लूं। कभी जब मैं तैयार होती हूँ तो मेरा दिल करता है आप मेरी तारीफ करें, अपने होठों से मेरे गालों को छूते हुए मुझे कहें, अनिका तुम बहुत खूबसूरत हो। वो जज्बात की रौ में बोलती चली जा रही थी और दक्ष कितनी ही देर तक हैरानी से उसे देखता रहा और फिर वो बेखुदी में उसके होठों पर झुक गया। उसके नरम गुलाबी लबों को कतरा कतरा पीने लगा। अनिका सबके लिए बाकी मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। उसका शरीर जैसे स्थिर हो गया था। गर्म सांसों का तूफान आपस में घुलने मिलने लगा था। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार हुआ था, लेकिन उसने दक्ष की शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया था। एक सुकून अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। दक्ष, जो पिछले 2 सालों से अपने जज्बातों को संभाले हुए था, जब अपनी नाजुक सी पत्नी की संगत को महसूस किया तो जज्बात बुरी तरह बहकने लगे थे। जो नरमी से उसका रसपान कर रहा था अब उसमें धीरे धीरे शिद्दत आने लगी थी। वो उसके नाजुक से लबों को बुरी तरह लाल कर चुका था और फिर आखिरकार दक्ष आर्या को अपनी नाजुक सी पत्नी पर तरस आ गया। जब वो उसके होठों से अलग होकर साइड में हटा तो वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे, जबकि वो अब शांत भाव से निचला होंठ दांतों से दबाते हुए आंखों में शरारत लिए अपनी पत्नी का ये अनोखा रूप देख रहा था। जरा सी गुस्ताखी पर तुम्हारी ये हालत है और बात करती हो शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करने की, जानती भी हो उसमें क्या कुछ करना पड़ता है। बात सिर्फ लबों तक नहीं रहती, इससे आगे तक जाती है। जब पूरा का पूरा मेरी शिद्दतों को सहोगी तो पता नहीं तुम मुझे कैसे बर्दाश्त करोगी। वो उसे सिर से पांव तक देखते हुए मदहोश लहजे में बोला था तो उसने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं। दिल की धड़कनें अब तक काबू में नहीं थी। वो दक्ष के नरम गरम होठों का स्पर्श अभी भी अपने होठों पर महसूस कर रही थी। अगर वो अस्पताल के कमरे में न होती तो वो दक्ष से लिपट जाती, उसकी पनाहों में सिमट जाती, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया था। आपको अपना कोई भी रूप दिखाने की जरूरत नहीं है, कांपते लबों से कहते हुए उसने अपने चेहरे की लाली छिपाने के लिए मुंह फेर लिया था और ये सुनकर वो ठाका मारकर हंस पड़ा था। मगर मुझे तो लग रहा था कि मेरी प्यारी सी छोटी सी नाजुक सी बीबी अब इस सबके लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है। मगर मुझे नहीं पता था हमारी मैडम साहिबा तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने की काबिलियत रखती हैं। ठीक है, जब तुम खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाई हो तो मैं दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। और अनिका का दिल धड़क उठा था। वो तो दोबारा से दक्ष की संगत को महसूस करना चाहती थी। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो एकदम चिल्लाकर बोली। मगर फिर खुद ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसा कुछ नहीं कहना था और वो पूरी तरह से चुप हो गई। अच्छा चलो जल्दी से ये दवा खा लो, फिर तुम्हें घर ले चलते हैं। घर वाले भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे तो लगा था जितना तुम सबको तंग करती हो वो तो शुक्र मनाएंगे कि तुम घर पर नहीं हो, मगर दादी कोई 50 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं। वो प्यार से उसे दवा खिलाकर पानी पिलाकर लिटा चुका था। हम घर वापस कब जाएंगे? वो घड़ी की ओर देखते हुए बोली। 1 घंटे में डॉक्टर तुम्हें फ्री कर देंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम सुबह घर चलेंगे क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। नहीं नहीं, मुझे अभी घर जाना है। वो उसके सामने ही बैठ गया और उसके चेहरे को गहराई से देखने लगा। कुछ देर पहले की गई शरारत की लाली अब भी उसके गालों पर थी। होठों की हल्की लालिमा दक्ष की शिद्दत की गवाही दे रही थी। वो उसकी निगाहों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। अनिका, मैं चाहता हूँ मेरी 5 बेटियां हों और 5 तुम्हारी जैसी हों। और ये सुनकर तो उसकी आंखें बाहर आने को तैयार हुई थीं। पहले तो कभी उसने किसी बच्चे का नाम तक नहीं लिया था, बल्कि उसने ऐसी कोई बात ही नहीं की थी। और आज वो पूरी 5 बेटियों की बात कर रहा था। कहीं 5 का चेहरा इस वक्त उसकी आंखों के सामने घूम गया था और उसका सिर चकरा कर रह गया। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना, वो मन ही मन बोली थी। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अब जल्दी ही अपना फैमिली प्लानिंग शुरू कर दें, क्योंकि देखो बहुत वक्त बीत चुका है। मैं तो 27 का हो चुका हूँ। अगर 2 साल बाद मेरा बच्चा पैदा होता है तो जब तक वो जवान होगा मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। वो जानबूझकर ये बातें कर रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे के हाव भाव भी देख रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि उसे तंग करते हुए दक्ष आर्या को इस हद तक मजा आएगा। प्लीज आप इस तरह की बातें मत करें, मेरा दिल घबराने लगता है। वो परेशानी से अपने हाथ मसलते हुए बोली। मेरी जान, बातों से दिल घबराता है,
जब मैं ये सब कुछ हकीकत में करूंगा तब तो तुम बेहोश ही हो जाओगी। बस इसीलिए थोड़ा सा तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए और वक्त देना चाहता हूँ, ताकि तुम मानसिक रूप से हर चीज के लिए तैयार रहो। और ये सुनकर वो नजरें चुराने लगी। लगभग 1 घंटे बाद वहां डॉक्टर आ चुकी थी और उसने उसे सख्ती से हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी और ना ही किसी चीज के लिए परेशान होना है। और अगर ये तुम्हें टेंशन दे तो तुम मुझे बताना। और तब उसका ये राज भी उजागर हो गया कि डॉक्टर उसके पति की बचपन की दोस्त भी है। अब ये जानने के बाद उसका मुंह एक बार फिर से गुस्से से फूल गया। वो डॉक्टर से भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी, जबकि डॉक्टर माला ने दक्ष आर्या से सवाल कर ही दिया। यार, तुम तो यूनिवर्सिटी में किसी को भी मुंह नहीं लगाते थे, बल्कि कॉलेज में भी तुम्हारी कोई लड़की दोस्त नहीं थी। ऐसा क्या हो गया कि तुमने एक छोटी सी कम उम्र लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, जबकि तुम तो कहते थे कि तुम एक बहुत ही मैच्योर लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करोगे। ये सुनकर अनिका गौर से दक्ष के चेहरे की ओर देखने लगी। उसे लग रहा था कि वो कह देगा कि ये सब कुछ घर वालों ने जबरदस्ती करवाया है, वरना वो अनिका की जात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। थोड़ी इस तरह डॉक्टर के सामने उसकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। मगर हैरानी का झटका उसे उस वक्त लगा जब दक्ष आर्या ने उसके कंधों के आसपास अपने बाजू लपेटे और प्यार भरे अंदाज में बोला, मोहब्बत पर इंसान का कोई जोर नहीं होता डॉक्टर माला। मोहब्बत इंसान को किसी से भी हो सकती है और किसी भी वक्त हो सकती है। मैंने जब इस लड़की को पहली बार देखा था तो पहली ही नज़र में मैं इसका दीवाना हो गया था, और दूसरी तरफ मेरी दादी की भी यही ख्वाहिश थी, तो बस मैंने अपनी मोहब्बत और अपनी दादी की ख्वाहिश को अहमियत दे दी। वाह यार, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो मुश्किल से मुस्कुराते हुए बोली थी, क्योंकि माला का शुमार भी उन्हीं लड़कियों में होता था जिन्होंने दक्ष आर्या को प्रपोज किया था। मगर दक्ष ने सख्ती से मना कर दिया था, और अब उसके पहलू में एक छोटी सी कम उम्र लड़की, नादान लड़की को खड़ा देखकर वो हैरान परेशान रह गई थी, क्योंकि वो लड़की ना तो दक्ष के मुकाबले की थी और ना ही वो पढ़ी लिखी थी। अभी तो वो सिर्फ FSC सेकेंड ईयर में थी। वे दोनों घर वापस आ चुके थे। दक्ष आर्या ने उसे आराम करने के लिए कहा तो वो भी सुकून से अपने बेड पर जाकर लेट गई। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि वो उसके बेहद करीब मौजूद था और उसके चेहरे पर झुका हुआ था। ये देखकर उसका दिल धड़क उठा। अगले ही पल उसने अपनी पलकें झुका लीं और उसकी पलकें भी थरथराने लगी थीं। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं। ये कहकर उसने उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरा तो वो शर्माकर साइड में होकर लेट गई। दक्ष आर्या ने उसके कंधों से पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर मोड़ा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्ही को तो मुझसे शिकायत थी ना कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता और तुमसे प्यार का इजहार नहीं करता। वो अब उससे सवाल करने लगा तो उसकी आंखों में आंसू फैल गए। हाँ, मुझे ये सब महसूस होता था। मुझे लगता था कि शायद दादी की वजह से मजबूरी में आपने ये शादी कर ली है, मगर बहुत जल्द आप मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देंगे और अपनी उम्र की ही किसी मैच्योर लड़की से शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। तुम्हारे सामने एक छोटी सी बच्ची लगती हूँ। लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें बनाते हैं और बस अपनी इज्जत बनाए रखने की खातिर आप मुझे छोड़ देंगे, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। तो दक्ष आर्या ने बेतहाशा अनिका के होंठों पर उंगली रख दी। आज तो ये बात कह दी है, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो, तुम मेरी जिंदगी हो, और मैं कैसे अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को ख़त्म कर सकता हूँ। तुम जानती हो हमारी शादी कैसे हालातों में हुई थी। ऐसे हालातों में शादी होना बहुत बड़ी बात होती है, और उससे भी बड़ी बात होती है उस शादी का जिंदगी भर निभा लेना। उसकी बात सुनकर वो फिर से अपने अतीत में खो गई। वो उस वक्त 15 साल की एक मासूम कली थी जो अपनी जिंदगी में खुश थी, मगन थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था, लेकिन बचपना अभी तक नहीं गया था। छोटे बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करना, चॉकलेट आइसक्रीम खाना उसके पसंदीदा शौक हुआ करते थे। घर में तो एक पल के लिए भी नहीं टिकती थी। स्कूल से आते ही बैग एक तरफ फेंका और बाहर गली मोहल्ले के बच्चों में हल्ला गुल्ला करने निकल जाती थी। उसकी माँ उसे पीछे से रोकती रह जाती। अनिका, अब तुम बड़ी हो रही हो, ख्याल रखा करो बेटा। इस तरह लड़कियां बाहर लड़कों के साथ खेलती अच्छी नहीं लगती। और अनिका एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, और जब तक वो बाहर खेलती रहती अनिका की माँ उस पर पूरी नजर रखती थी।
क्योंकि अनिका ने जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखा था वो खिलकर गुलाब का फूल बनने लगी थी। ऐसा मासूम हुस्न की देखने वालों की नजरें भटक जाएं। अनिका की मां दिल पर हाथ रखकर अपनी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, जिस कदर तूने इसे खूबसूरती की दौलत से माला माल किया है, वैसे ही इसके नसीब भी अच्छे करना। लेकिन उसने क्या सोचा था, जिंदगी इस तरह से करवट बदल जाएगी कि उसकी सारी शरारतें सिर्फ और सिर्फ दुखों में बदल जाएंगी। जैसे ही उसके पापा का देहांत हुआ तो उसके मामा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। न सिर्फ उन्होंने उसकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, बल्कि उसके माँ के पास जो भी जेवरात थे वो भी ले लिए। उन्होंने उसे अपने घर में एक तरह से कैद कर लिया था और उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक करते थे। पापा के मरने का गम अनिका की माँ को ऐसा लगा कि एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो अनिका को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चली गईं। अब तो अनिका अपने मामा पर पूरी तरह आश्रित हो गई थी। दादी जी को अपनी पोती की बहुत याद आती थी, मगर जब भी वो उससे मिलने की इच्छा जाहिर करती तो उसके मामा कोई न कोई बहाना कर देते कि वो पढ़ाई में बहुत बिजी है। एक दिन दादी जी को दिल को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। और फिर पिछली रात तो उन्होंने अपने सपने में भी अपनी पोती को परेशान देखा था। अनिका उनके सपने में आई थी और कह रही थी, दादी जी आप कैसी माँ हैं? आपको जरा भी परवाह नहीं कि आपकी बेटी कितनी तकलीफ में है। दादी जी को आमतौर पर सच्चे सपने ही आते थे। सुबह होते ही उन्होंने जिद पकड़ ली